गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं अपने चैप्टर ग्रेविटेशन का। चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन, हमने देखा था। तो पहले पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है। मैंने फोर्स को एक्सप्लेन किया था, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है। कैसा फोर्स है? तो फोर्स रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन हमारा ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और दूसरा फोर्स का टाइप देखा था कि कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। तो उसमें ग्रेविटेशन आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी बिना टच किए हुए दूर से ही ऑब्जेक्ट अपने आप को खींच लेता है। आज हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, फिर इसका अपने डेली लाइफ में यूज देखेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में, यानी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। मिस्टर गैलीली ने बताया था, लेकिन इसको मैथमेटिकली डिराइव किया किसने? मिस्टर आइजैक न्यूटन ने। तो उन्होंने क्या बोला, उनके अकॉर्डिंग देखें तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण, जो कि एक आकर्षण बल है, ये इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। हमने माना कि एक ऑब्जेक्ट आपको ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको बी है। ऑब्जेक्ट कहने से मतलब आप बॉडी कह सकते हैं, कोई भी दो बॉडी यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो हमने दो डिफरेंट बॉडी ली हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। हम जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी के पास अपना एक मास होता है। तो हमने माना कि बॉडी ए का मास है m1 मास, और बॉडी बी का जो मास है उसे हम नाम दे रहे हैं m2 मास। और हम जानते हैं कि मास हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक यूनिट है, यानी 7 हमारे पास मूल मात्रक हैं, जिसमें से मास यानी द्रव्यमान भी एक मूल मात्रक है। दोनों बॉडी का हमने मास दे दिया। हमने दोनों बॉडी का सेंटर कंसीडर किया, और दोनों बॉडी के बीच की जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें? लेंथ में। और लेंथ भी हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक फंडामेंटल यूनिट है, जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और मास का होता है किलोग्राम। ये आप सब जानते हैं। दोनों बॉडी का जो मास ऑफ सेंटर है, दोनों बॉडी का जो मास ऑफ सेंटर है, उस मास ऑफ सेंटर से दोनों बॉडी के डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। और डिस्टेंस हमने क्या बोला? हमने बोला इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी डिस्टेंस है। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बोलता है, जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगा। सेकंड लॉ भी हम जानते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मोमेंट चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यहाँ इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। यानी जो बॉडी ए है, ये बॉडी ए बॉडी बी पे एक फोर्स लगाएगी, जिसको हमने बोला अट्रैक्शन फोर्स। इस फोर्स का नेचर होगा अट्रैक्शन। उसी तरह बॉडी बी भी बॉडी ए पे एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोल रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोल रहे हैं? मास ए मास बी पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, यानी अपनी ओर खींचेगा। तो इस फोर्स को हमने बोलेंगे एफ ए बी फोर्स। एफ ए बी फोर्स यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ए के द्वारा बी पे लगाया गया फोर्स, तो एफ ए ऑब्जेक्ट ए उसे अपनी तरफ खींचेगा। एट अ सेम टाइम जो ऑब्जेक्ट बी है, ये उस पे एक फोर्स लगाएगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स का नाम है एफ बी ए, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। बी के द्वारा ए पे लगाया गया फोर्स। देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड में हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा बराबर,
लेकिन क्या देख रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है और वेक्टर क्वांटिटी है, और हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी में जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उसके लिए एक माइनस साइन दिया जाता है। तो हम यहां लगा देते हैं माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब आते हैं हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे। न्यूटन ने इसको दो स्टेटमेंट के साथ जारी किया। पहला, उन्होंने बोला किसी भी दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स, तो फोर्स को हम बोल रहे हैं कैपिटल एफ, फोर्स को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एफ से। ये फोर्स जो है इन दोनों बॉडी के जो मास है, मास क्या है, m1 और m2, इन दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्या कहा जाए, द फोर्स अप्लाइंग बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स applying between two bodies are directly proportional to the product of their masses। यानी दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम जानते हैं रिलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। मैं यहाँ बोल रहा हूँ डायरेक्टली। डायरेक्टली कहने का मतलब कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यानी अगर मास की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट, उन्होंने बोला कि किसी भी दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स, तो हम बोल रहे हैं फोर्स यानी F, क्या होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कहेंगे, न्यूटन ने बोला द फोर्स अप्लाइंग बिटवीन two bodies are inversely proportional to the square of distance between them। यानी डिस्टेंस कितना है d, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि मैंने अभी बोला था रिलेशन दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट एक इनवर्स। डायरेक्ट में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, लेकिन इनवर्स में अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। यानी क्या देख रहे हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, इस लॉ को याद रखना, इस लॉ को बोलते हैं स्क्वायर इनवर्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्क्वायर इनवर्स लॉ। ये बड़ा ही मजेदार लॉ है, मैं आपको इसे अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैथमेटिकल दोनों स्टेटमेंट हो गए, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 2। इन दोनों को हम मिला देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मिलाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई कर दिया तो m1 m2 न्यूमिनेटर में जाएगा, 1 बाय डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा। अब ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन। इस साइन को हमको हटाना है क्योंकि हम दोनों क्वांटिटी को इक्वल लाना चाहते हैं, इक्वेशन बनाना चाहते हैं। हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट चाहिए हमें। ठीक है, तो वो कांस्टेंट क्या है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं कैपिटल G। m1 m2 बाय डी स्क्वायर, दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइंग बिटवीन टू बॉडीज। किसी भी दो बॉडीज के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब यहां देखा जाए, G जैसा हमने बोला, G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ यानी इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है, बस ऑब्जेक्ट के पास अपना मास होना चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं मास से लिया था कि लगने वाला फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो ये अप्लाई होगा ही होगा। इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जी को हमने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल यानी आप कहीं भी यूनिवर्स में चले जाइए, जी का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती। अब ये वैल्यू क्या है जी, तो इस वैल्यू को हमने बोला कैपिटल जी इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 कहा हमने, ठीक है जी। अब ये वैल्यू कहां से आई, तो इस वैल्यू को फाइंड करने का श्रेय हम देंगे किसको, मिस्टर हेनरी कैवेंडिश। कौन थे, ये थे हमारे साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने सेंसिटिव बैलेंस से इस जी की वैल्यू को फाइंड किया, ठीक है। अब हमने देखा कि जी कांस्टेंट है, वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी तो हमें चाहिए। तो इसके यूनिट के लिए हम आते हैं फिर से अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहां से हम निकालते हैं इसका यूनिट। हमने क्या किया, g का यूनिट निकालना है, यानी g के साथ जितने भी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम भेज देंगे f के पास, और इसको हम आप लिख सकते हैं g इक्वल टू f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा m1 m2 नीचे आ जाएगा, m1 इंटू m2 g। हम जानते हैं F क्या है, F यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, और फोर्स का ऐसा यूनिट हम जानते हैं मिस्टर आइजैक न्यूटन के सम्मान में हमने इसका जो यूनिट है वो न्यूटन रखा है, न्यूटन हो गया। D क्या है, तो D एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपको पता होना चाहिए फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, जिसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से डिराइव किया गया है। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी जिसे हम कहीं किसी से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। और डिराइव क्वांटिटी वो होती है जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिराइव किया जाता है। तो ये एक डिराइव क्वांटिटी है। लेकिन डी क्या है, तो डी लेंथ। लेंथ में क्या मेजर करते हैं, हम लंबाई मेजर करते हैं, और लंबाई की यूनिट लेंथ हम जानते हैं कि एक फंडामेंटल यानी मूल मात्रक है जिसका यूनिट होता है मीटर। तो 2 बार डिस्टेंस हो गया यानी मीटर स्क्वायर। नीचे दिया है m1 m2, m1 m2 यहां मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्मॉल m जो है ये इस लेंथ का यूनिट है, लेकिन m1 m2 यहां मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास का यूनिट होगा kg। तो 2 बार kg है, यानी आपने क्या यूनिट बनाया, आपने बनाया g इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ऐसा भी किसी बुक में लिखा होता है। ये आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में जब एक्सपोनेंट होता है तो वहां पे आपको ये, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर की चीज को ऊपर ले जाने पर जो एक्सपोनेंट पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, सिंपल सा चीज है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो जी का वैल्यू अगर कहा जाए तो मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी की कंप्लीट वैल्यू है। अब आप कंफ्यूज ना हो जाएं, हमने क्योंकि इसमें हम चैप्टर में अभी हमने कैपिटल जी देखा है, हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे स्मॉल जी के बारे में। और कैपिटल जी को हमने क्या बोला, तो कैपिटल जी को हमने कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए यहां जो कैपिटल जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम स्मॉल जी को पढ़ेंगे तो स्मॉल जी एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जानते हैं, आपने फोर्स में पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन is a vector quantity, it has magnitude as well as direction। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि कैपिटल G एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू भी देखी जो कि हेनरी कैवेंडिश ने सेंसिटिव बैलेंस की मदद से फाइंड की थी। अब इस मजेदार जानदार एप्लीकेशन का हम अपने डेली लाइफ में यूज देखेंगे। सबसे पहले यूज देखते हैं कि इस अर्थ पर अगर कोई दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं तो उनके बीच ये फोर्स कैसे काम कर रहा है, क्योंकि न्यूटन ने बोला कि ये फोर्स हर एक जगह लग रहा है। यानी मेरे साथ अगर मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास कहा जाए तो बोतल है, पेन है, पेंसिल है, मैं सबको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बोतल, पेन, पेंसिल उड़ के मेरे पास तो नहीं आ जा रही है। लेकिन जब भी हम अर्थ से कोई चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो अर्थ उसे नीचे खींच रहा है। यानी अर्थ के लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत पावरफुल हो गया। लेकिन हमारी आसपास जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो कंसिडरेबल नहीं है। क्यों? इसे आइए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम यहां देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज। अर्थ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करेगा। हमने डेरिवेशन क्या निकाला, F का। हमने निकाला F इक्वल टू G मास m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं बहुत स्मॉल मास से। हमने एज्यूम कि मास ऑफ टू बॉडी, ये दो बॉडी हैं, बॉडी A और बॉडी B, जिनका मास हम बोल रहे हैं m1 m2 और इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हमने d बोला। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट जो बॉडी ली है, बहुत छोटी बॉडी ली है, एज्यूम किया कि जो मास m1 बराबर है m2 के बराबर है 1 kg। क्या माना कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो 1 kg है। डिस्टेंस d मान लिया, दोनों के बीच 1 मीटर, यानी दोनों को हमने यूनिट मान लिया है कि 1 kg और 1 मीटर का डिस्टेंस है। देखें क्या फोर्स लगेगा। F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 की जगह रखेंगे 1 इंटू 1 और d की जगह 1 स्क्वायर। क्या जानते हैं कि F बराबर हो जाएगा G के। क्या समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई कि अगर कोई बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, यानी अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हो तो उसके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप कि ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ जो फोर्स F लग रहा है वो फोर्स F बराबर हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब बताइए कि यहाँ न्यूटन क्या होना, यूनिट क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ यूनिट G का यूनिट प्लेस नहीं करेंगे, हमने सिर्फ G की वैल्यू प्लेस की है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो G की वैल्यू है वो F के बराबर हो गई है। तो यहाँ G का यूनिट नहीं आएगा, यहाँ F यानी फोर्स का यूनिट आएगा, यानी न्यूटन। यानी लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। सोचिए -11 न्यूटन, यानी ये नेग्लिजिबल फोर्स है, ये अनुभव में भी नहीं आएगा। यही कारण है कि हम जो स्मॉल मासेस के ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं वो अनुभव में नहीं आता है। अगर आप बैठे हुए हैं अपनी टीवी के सामने तो आप और आपके टीवी के बीच
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो आपके अनुभव में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा और टीवी का मास बहुत नेग्लिजिबल है रिस्पेक्ट टू अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसलिए वो हमको कंसिडरेबल नहीं है। अब यहीं पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे टू ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो इसका क्या वैल्यू होगा। देखें, F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहां चाहिए वैल्यू किसकी जी, तो हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो है अर्थ और एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी हमने यहां बोल दिया ऑब्जेक्ट। एक हुआ अर्थ और अर्थ पे प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट। देखा जाए जी क्या डिस्टेंस है, दोनों के बीच डिस्टेंस देखा जाए, हमने बोला डिस्टेंस d। मास ऑफ अर्थ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल ME से, मास ऑफ अर्थ को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ME। इस ऑब्जेक्ट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, वैल्यू पुट की जाए। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो कहा जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल G। डिस्टेंस की बात करें, थोड़ा डिस्टेंस को क्लियरफाई करते हैं कि हम अर्थ पर हैं, तो अर्थ पर हैं तो अर्थ का जो सेंटर है उस सेंटर से अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो किसके बराबर होगी। तो जानते हैं कि अर्थ अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रकार का स्फेयर बन रहा है, यानी सेंटर से स्फेयर पे जो डिस्टेंस होगी उसे हम रेडियस कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसका अर्थ से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, यानी यहाँ m1 की जगह रखेंगे मास ऑफ ME और m2 की जगह रखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस, यानी अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। आर स्क्वायर क्या करना है जी, वैल्यू पुट किया जाए। ME की वैल्यू, ME यानी मास ऑफ अर्थ कितना होता है जी, मास ऑफ अर्थ तो 6 × 10⁻⁴ kg, लगभग इतना होता है। ये हमने कैलकुलेशन के लिए थोड़ा डिजिट में ले लिया है, 6 × 10⁻⁴ kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है जी, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। पर हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस का SI यूनिट किलोमीटर नहीं है, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर है। इसको अब मीटर में चेंज किया जाए, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 6400 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो 64 × 10⁻⁴ यानी लगा दीजिए 64 × 10⁻⁵ मीटर हमारा डिस्टेंस मिल गया। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना माने, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 1 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने माना 1 kg। अब इस सब की वैल्यू को हम, ये जो हमारा मेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे ही इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम G की वैल्यू रखेंगे। तो F बराबर, हमने G की वैल्यू फाइंड कर रखी है कितनी, 6.67 × 10⁻⁻11। मैंने यहाँ डिजिट के केवल 2 प्लेस लिए हैं, 3 को मैंने छोड़ दिया है ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। दूसरा, यहाँ मुझे चाहिए मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ मुझे पता है कितना है, 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने माना है उसका 1 kg मास है, यानी मैंने यहाँ 1 रख दिया।
दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ अर्थ हम निकाल चुके हैं 64 इंटू 10⁵ और इसका स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9.8। 9.8 फोर्स का यूनिट क्या आएगा? तो फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन, यानी अर्थ 1 kg के मास पर 9.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, जो कि वेरी वेरी लार्ज फोर्स है, कंसिडरेबल है। इसलिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ उसे अपनी ओर खींचती है। ये आपको समझ में आया। अब हम देख लेते हैं, मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप इनवर्स स्क्वायर रूल को याद रखना, उसको हम चर्चा करेंगे कि बताया था न्यूटन ने क्या कि जो फोर्स है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के, उनके बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए कि ये जो रूल है वो कितना मज़ेदार है। तो अब हम देख लेते हैं स्क्वायर इनवर्स रूल। आपको बोला था शुरू में ही कि उसको याद रखना। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्क्वायर इनवर्स रूल। आपको बताया था कि रिलेशन दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन, एक इनवर्स रिलेशन। जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है तो एक ऑब्जेक्ट जिस क्वांटिटी में बढ़ती है दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम क्वांटिटी में बढ़ता है, और इनवर्स रिलेशन में जब एक ऑब्जेक्ट घटता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी घटता है। लेकिन यहाँ जो रिलेशन है वो स्क्वायर इनवर्स रूल है। सपोज कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच हमने माना डिस्टेंस जो है वो d है, उसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस d है। हमें यहाँ सिर्फ डिस्टेंस का देखना है। तो हमने क्या बोला कि फोर्स जो होगा वो बराबर होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बराबर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनके बीच के डिस्टेंस को दोगुना कर दे रहा हूँ। कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कर दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कर दिया, यानी इनके सेंटर ऑफ मास से इसका सेंटर ऑफ मास जो है, जो पहले d था अब 2d हो गया है, दोगुना हो गया। फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वैल्यू पुट करें, यहाँ d की जगह 2d रखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि F बराबर 1/2d का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ फोर्स F1 नाम दे देते हैं तो ये सेकेंड फोर्स हो जाएगा F2। क्या देख रहे हैं? स्क्वायर करेंगे तो 1/fd²। यहाँ मैं क्या करूं? 1/d² की जगह मैं F1 रख सकता हूं, रख देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? 1/4f1। यानी क्या रिलेशन आया F2 में कि जब डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया तो लगने वाला फोर्स पहले वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स घट गया। सोच रहे हैं? यानी 1/4 टाइम्स कम हो गया है सिर्फ डिस्टेंस को 2 गुना करने से। सोचिए अगर मैं डिस्टेंस को 6 गुना कर दूं, यानी क्या करना है मुझे? यहाँ d की जगह मैं 6d कर दूं। पहले डिस्टेंस था d लेकिन मैंने अब कर दिया उसे 6d। तो पहले फोर्स F1 था 1/d², अब जो फोर्स आएगा F2 वो होगा 1/d की जगह 6d रखूंगा, इस 6d का स्क्वायर हो जाएगा 36d², यानी जो F1/36, यानी जो नया फोर्स F2 है वो पहले वाले फोर्स का 1/36 टाइम्स कम हो गया। कितना मजेदार है। अभी तो हमने डिस्टेंस को बढ़ाया था, अब डिस्टेंस को कम करके देखते हैं। करेंगे तो डिस्टेंस को हमने अभी दोगुना किया था, अब डिस्टेंस को आधा करते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट है A, ये ऑब्जेक्ट है B और डिस्टेंस को मैंने कर दिया d/2। पहले कितना फोर्स लग रहा था? एक बात याद रखना, जब हम इनवर्स स्क्वायर रूल पढ़ रहे हैं तो हमने मास को फिक्स रखा है, मास को यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस को घटा और बढ़ा रहे हैं। पहले वाले कंसेप्ट में हमने डिस्टेंस को बढ़ाया था, अब घटा के देख रहे हैं। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F1 बराबर था 1/d² के। यहाँ इनके बीच लगने वाला नया फोर्स F2 बराबर होगा 1/d/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, क्या पता चलेगा, d/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/d/4 हम जानते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ऊपर जाएगा 4/d²। यहां 1/d² की जगह f1 रख सकते हैं, यानी f2 फोर्स इज 4f1, यानी डिस्टेंस को आधा कर देने से दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सोचिए कितना जबरदस्त लॉ है ये लॉ पढ़ लिए। अब इसी का हम एक दो और एप्लीकेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे कि अर्थ और मून के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कैसे काम करता है। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ पे आके क्यों नहीं गिर जा रहा है? जब अर्थ उसे अपनी ओर खींच रही है तो आके मिल जाना चाहिए था अर्थ में, लेकिन फिर भी गोल गोल घूम रहा है। उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।